न्यूक्लियस 8 हो गए, बट सेल का नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सिग्मा को कैसे पता चलेगा बेटा? देयर आर सर्टेन रिकॉग्निशन प्रोटीन जो सेम स्पीशीज के होते हैं, सिग्मा उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करेगी और उन्हीं को ही अलो करेगी पोलन ट्यूब बनाने की। इन फार्मर टू परचेज एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड। आप कहोगे एपोमिक्सिस है तो कैरेक्टर सेम रहेंगे, कैरेक्टर सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन आपको नए सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गोल मटोल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से राइज करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि बताओ 14th डे के बाद इसका लेवल क्यों राइज हुआ, 14th डे पे उसका लेवल क्यों राइज किया? तो हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्शन। बच्चे को फीड करती है उस दौरान एक मदर कंसीव नहीं कर पाएगी, यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो उन्होंने वो स्टेप किया तो आर फॉर्म से एस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हुई, जो माइस डाई हो रहा था वो डाई नहीं हुआ, वो अलाइव रहा। उन्होंने कहा कि भैया कन्वर्जन में डीएनए का कुछ ना कुछ तो बचे कितने 30 हमारे पास कौन से होंगे 14 वाले, और 0 हमारे पास कौन से होंगे 15। कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जाके रिप्रेसर को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। ये बेचारा अब जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर सकते, ज्यादा उतनी लिंकेज कम उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। ये बात स्टोइटमेंट ने बताई। सिलेक्शन जो एंटीबायोटिक के बेसिस पे थी वो तो एक क्यूबरसम प्रोसेस था, बोरिंग प्रोसेस था, तो इस वजह से इंसेस्ट्रल इनएक्टिवेशन आया जिसमें हमें एज अ प्रोडक्ट 2 टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनीज मिलती हैं, ब्लू और व्हाइट। व्हाइट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जबकि ब्लू के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है। इस प्लांट पे क्यों नहीं चढ़ता है ज्यादातर? क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। बेसिकली ना उस पैराग्राफ में है कि प्लांट कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं अटैक से, है ना। टाइगर की कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कैस्पियन, जावा, बाली, ये सब आप ढंग से पढ़ के जाना, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और बेटा आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है, कुछ एक स्पेशल बच्चों की डिमांड पे। कमेंट सेक्शन में बेटा बहुत बच्चों ने लिखा हुआ था कि एक 1 शॉट वीडियो होनी चाहिए कंप्लीट बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो एग्जाम से पहले फटाफट से एक बच्चा रिवाइज करके जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से मिल जाएं। बेटा बहुत रिसर्च करी, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और कुछ एक ऐसे टॉपिक्स मैंने कंसोलिडेट किए हैं कंप्लीट चैप्टर्स ऑफ बायो में से, जिसे आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करेंगे और अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखेंगे ताकि उसमें बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप फटाफट से लिख लें। बेटा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं 70 to 75 मिनट्स में कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कराने की कोशिश करूंगा, सिर्फ वही टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ टॉपिक इसमें से मिस भी हो, बट बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी देखी है ऐसे टॉपिक्स की जो पास्ट 5 इयर्स में रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलिए बेटा, सबसे पहले चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से, और यहाँ पे मैंने जो क्रॉप करके सेक्शन डाला है दैट इज फ्रॉम द डायग्राम ऑफ एंथर। बेटा एंथर का कटआउट पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बट बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं 2 चीजों में। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको सिर्फ एक सर्कल बना के आना है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम ये है बेटा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पूछते हैं तो आपको ऐसा कुछ बना के आना है, जबकि अगर कंप्लीट एंथर का स्ट्रक्चर पूछेंगे तब आपको ये डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम के बाद और क्या पूछ सकते हैं बेटा? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, ये जो लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन लेयर्स के फंक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फटाफट से रिवाइज करते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन है, देन टेपेटम अंदर वाली लेयर है जो न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। एक और बात बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि टेपेटम जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे हुए? वो ऐसे होते हैं बेटा कि इसके अंदर न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो तो हो जाती है पर साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होती। इसको ना साइनेटिकल डिवीजन भी बोलते हैं, बट आप सिर्फ इतना लिख दोगे तो चलेगा कि टेपेटम मल्टीपल न्यूक्लिएटेड होने का ये भी रीजन है कि न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस तो हुई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इसके अलावा बेटा जो बीच वाले पार्ट्स हैं मिडल लेयर और एंडोथीशियम, उसका काम होता है डेहिसेंस, मतलब जो एंथर फटेगा जब पोलन ग्रेन निकलेंगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करना। क्लियर? तो बेटा इस पार्ट में से ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। देन हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर ये बना हुआ आता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो एक्साइन इंटाइन आपको पता है, पोलन ग्रेन की बाहर वाली जो हार्डेस्ट लेयर है, एनसीईआरटी में लिखा है कि अभी तक इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम ही पैदा नहीं हुआ। तो एक्साइन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जहां पे एक्साइन नहीं होती उस पोर्शन को बोलते हैं जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब निकलती है, पढ़ा तुमने। फिर अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, ये आपको पढ़ना है। फिर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव। एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये लाइनें साफ शब्दों में लिखी है और पेपर में दर्शन रीजनिंग में, एमसीक्यू में या बड़े क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा इनका डिफरेंस। वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा, फूड स्टोर करेगा, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। जनरेटिव सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होगा और एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके अलावा बेटा जनरेटिव सेल विल गिव राइज टू जर्म सेल, मतलब वेजिटेटिव नाम से पता चल रहा है कि फूड स्टोरेज होगा, जनरेटिव नाम से पता चल रहा है कि आगे कुछ जनरेट करने की शक्ति रखता है, तो इस वजह से जनरेटिव सेल विल गिव राइज टू मेल जर्म सेल। क्लियर? वीडियो बेटा ज्यादा लंबी नहीं कर सकते, पूरी बुक है, तो मैंने बहुत मेहनत करके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं एनसीईआरटी के। क्लियर? ताकि आप लोग फटाफट से रिवाइज कर पाए। तो बहुत सारी चीजें बीच में से मिस भी होंगी, बट मैं सिर्फ बात करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने हैं। ये जो डायग्राम है बेटा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का है। आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है? जब भी एग्जाम में अगर डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो इस टाइप से ही आप डायग्राम बनाओगे। ये एनसीईआरटी के अंदर उल्टा करके बनाया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल ये है। इसकी सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। एक चीज मैं हमेशा बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, इसके अंदर जो ये एम्ब्रियो सैक वाला पोर्शन है, इसके अंदर की प्लोइडी क्या होती है? एन। इसके बाहर वाले लेबलिंग की प्लोइडी क्या होती है? 2n। तो प्लोइडी पे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ लेंगे न्यूसेलस की प्लोइडी क्या होती है, तो 2n होगी। बट अगर अंदर के किसी सेल की प्लोइडी पूछेंगे, सिनर्जिड की, एंटीपोडल सेल की, पोलर न्यूक्लियाई की, देन इट वुड बी n। तो यहां से बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी करेंगे, और साथ में प्लोइडी लेवल इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हमें याद रखनी है कि अगर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना आता है बेटा, एम्ब्रियो सैक कौन सा है? दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। अगर ओव्यूल का आता है तो पूरा बनेगा, अगर ओव्यूल का डायग्राम बनाने के लिए आता है तो कंप्लीट बनेगा, बट अगर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाने के लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ बीच वाला पार्ट आपको बनाना है, जो कि मैंने यहां पे शो कर रखा है। दिस इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिलिफॉर्म एपरेटस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। फिलिफॉर्म एपरेटस के पास सेल्स कौन से होते हैं? सिनर्जिड सेल। इसके अपोजिट एंड पे कौन से होते हैं? एंटीपोडल। और एक और चीज एसी से याद कर लेना, एंटीपोडल जो है वो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं, और जो सिनर्जिड है वो किसकी तरफ होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। बेटा एसी से याद रखना, एंटीपोडल चैलेजल एंड, एंटीपोडल चैलेजल एंड। पोलन ट्यूब कहां से एंटर करती है? 99% केसेस में ये एंटर करती है इस पोजीशन से, माइक्रोपाइलर एंड से। फिर इसकी गाइडेंस कौन करता है? फिलिफॉर्म एपरेटस करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 7, न्यूक्लियस कितने हैं? 8। अब तुम कहोगे सर सेल अगर 8 है तो न्यूक्लियस भी 8 होने चाहिए। नहीं, ये जो बीच वाला है ना बेटा, ये बीच वाले में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऐसे होने चाहिए थे, पर होता क्या है, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और सेल हो जाता है एक ही, सेल हो जाता है एक ही, बट न्यूक्लियस सेम ही रहते हैं। तो 1 2 3 3 3 6 7 8, न्यूक्लियस 8 हो गए, बट सेल का नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब एक बेटा ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस का पैराग्राफ और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का पैराग्राफ दे रखा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ इसमें से, प्रेफरेबली 2 मार्क्स में आएगा बेटा, ज्यादातर चांसेस हैं 2 मार्क्स में आने के। फटाफट से ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? एक फ्लावर है बेटा जो बाइसेक्सुअल है। तुम कहोगे सर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फीमेल पार्ट दोनों होंगे, इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इजिली हो जाएगी, लेकिन बेटा ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है एक फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करता, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, और ऐसे फैक्टर्स को बोला जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। What are outbreeding devices? These are the mechanism through which a flower show
क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन डिस्पाइट ऑफ बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी, ये देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर रहा बट ये क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइस में। फटाफट रिवाइज करते हैं। डिफरेंस इन हाइट हो जाए बेटा, मेल और फीमेल पार्ट का अगर हाइट डिफरेंस होगा तो भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने में दिक्कत होगी, हिट्रोस्टाइली बोलते हैं इसको। सिमिलरली मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हुआ। डिफरेंस इन द मैच्योरिटी डिचोगैमी, और डिचोगैमी में भी दो पार्ट्स होते हैं कि अगर मेल पहले मैच्योर हो गया प्रोटोएंड्री कंडीशन, फीमेल पहले मैच्योर हुई प्रोटोगाइनी कंडीशन। इसके अलावा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है जिसके अंदर एक पार्ट ज्यादा मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता है स्टेरिलिटी होती है, एक पार्ट जो है वो सेक्सुअली स्टेराइल होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, डिचोगैमी होता है अभी बताया मैंने, बहुत सारे पार्ट हैं। फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है मेल और फीमेल पार्ट में। तो ये सारे के सारे इसमें से पॉइंट्स आप रिवाइज करके जाएंगे, पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिकल बैरियर वाले को बोलते हैं हर्कोगैमी कंडीशन, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट के बीच में फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन गिरेगा क्या सारे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे? नहीं बेटा, वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पे जो उसकी सेम स्पीशीज के होंगे। अब तुम कहोगे सर स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा? बेटा देयर आर सर्टेन रिकॉग्निशन प्रोटीन जो सेम स्पीशीज के होते हैं, सिग्मा उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करेगी और उन्हीं को ही अलो करेगी पोलन ट्यूब बनाने के लिए। मान लो सिग्मा के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन गिरे तो सिग्मा सिर्फ उसी पोलन ग्रेन को एंटरटेन करेगी, उसी पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब बनाने देगी जो उसके सेम टाइप का होगा। अगर वो सेम टाइप का नहीं होगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, पोलन ग्रेन बेचारा वही पड़ा पड़ा सूख जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट वन थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। अगेन ये डायग्राम पे बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डायग्राम पे। डायग्राम है किसका? दिस इज अ डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो किसका है? दिस इज डाइकोट एम्ब्रियो। 2 कोटिलिडन दिख रही है और ये किसका है? मोनोकोट एम्ब्रियो का। ऐसे सीड का भी इंपॉर्टेंट है बट एम्ब्रियो का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास +2 के हिसाब से। तो इसमें क्या क्या लेबलिंग है बेटा? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, ये सब अच्छे से पढ़ के जाओगे। डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। कई बार बेटा डिफरेंस पूछ लेते हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब एक एक चीज अगर मैं डिटेल में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पढ़ा ना तुमने एपिकोटाइल? द रीजन ऑफ अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो पोर्शन होता है ना, तो एपिकोटाइल है, उसके नीचे वाला हाइपोकोटाइल है। कोटिलिडन्स होती हैं जिसका काम होता है फूड स्टोरेज का। रूट कैप होता है, रूट कैप का काम है रूट को प्रोटेक्शन देना। रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, ये सब आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करना भी 3 मार्क्स में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देन उसके बाद बेटा इसी चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। फटाफट से रिवाइज करते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेरे साथ साथ बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। अब तुम सोचो बेटा अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं तो उसमें तो कैरेक्टर सेम रहेंगे। कैरेक्टर चेंज कब होते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई चीज हो रही है तो करेक्टर सेम रहेंगे। तुम कहोगे सर ये तो नुकसान होगा। नुकसान नहीं हुआ बेटा, फायदा हुआ। उसका रीजन ये है हम कई केसेस में चाहते हैं कि हमारे सीड के करेक्टर बिल्कुल सेम रहें, जैसे कि हाइब्रिड सीड में। हम मार्केट से जब हाइब्रिड सीड खरीद के लाते हैं और हमने जब फसल ग्रो करी तो हम चाहते हैं अगली जनरेशन में भी उस हाइब्रिड सीड के जो करेक्टर्स हैं वो सेम रहें। तो हम किसान को ये कह के हाइब्रिड सीड बेच सकते हैं कि ये हाइब्रिड सीड एपोमिक्सिस से बनाए गए हैं। अगर आप ये सीड खरीदते हो तो आपको बार बार हर जनरेशन में नए सीड खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसेक्सुअली बने हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई बार बार पूछती है, हाउ वुड यू कन्विंस अ फार्मर टू परचेज एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड? आप कहोगे एपोमिक्सिस है तो कैरेक्टर सेम रहेंगे, कैरेक्टर सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन आपको नए सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पॉलीएम्ब्रियोनी इसी के साथ है बेटा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं पॉलीएम्ब्रियोनी देखा जाता है। अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब तुम कहोगे सर एम्ब्रियो तो जाइगोट से बनना चाहिए था। नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी में बेटा एम्ब्रियो हर कोई बना रहा है। न्यूसेलस कह रहा है मैं डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लूंगा, इंटीग्यूमेंट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेंगी। तो जब डिफरेंट पार्ट्स एम्ब्रियो बनाने लग जाएं
ओव्यूल के, तो मल्टीपल एम्ब्रियो जनरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोली एम्ब्रियोनी। अब डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है, क्विक रिवीजन का टाइम है, तो पोली एम्ब्रियोनी अच्छे से डेफिनेशन लिख लेना, एपोमिक्सिस अच्छे से डेफिनेशन लिख लेना। यहाँ पे बेटा लिख रखा है ग्रासेस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किन प्लांट्स के अंदर होता है, ये पिछले साल के पेपर में आ रखा था, सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरियासी एंड ग्रासेस के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। इसी के साथ ही हमने एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेमिनिफेरस शिड्यूल, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ करने के चांसेस कम होते हैं, सेमिनिफेरस शिड्यूल वो आपसे ड्रॉ करवाएं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वो ड्रॉ किया कराया आपको दे देंगे और आपसे उसके ABCD करके फंक्शन पूछ लेंगे। फटाफट से बेटा इसके अंदर दो चीजें याद रखना, सेरेटोली सेल जिसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, इसका काम है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना सर्टोली सेल का फंक्शन है। देन हमारे पास एक सेल होता है लेडिक सेल, लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल भी होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि बेटा ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, ये इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो इंटरस्टिशियल साइट पे। इनका काम क्या होता है, एंड्रोजन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, कहां पे प्रेजेंट है, वो सब आप पढ़ेंगे, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इसके अंदर बेटा यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा ना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेल असेसरी ग्लैंड पे। क्या हमें पता है कि स्पर्म सेल इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के, उसके साथ कुछ सिक्रीशंस ऐड होती हैं, और वो सिक्रीशन ऐड होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ असेसरी ग्लैंड द्वारा, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इनका हर एक का रोल है बेटा, वो रोल अच्छे से पढ़ के जाना है। अब एक एक डिटेल में बताऊंगा, अगेन कह रहा हूं उतना टाइम हमारे पास नहीं है। आपको पता है एक ग्लैंड उसमें से होता है जो फ्रक्टोज देता है एनर्जी के लिए, है ना, एक ग्लैंड ऐसा होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना, ताकि कॉपुलेशन का एक्ट फैसिलिटेट हो सके। हर एक का अलग अलग काम है। एक ऐसा ग्लैंड है जो पाइप में क्या करता है, जो यूरेथ्रा पाइप है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म्स किल ना हो जाए। तो एसेसरी ग्लैंड के फंक्शन पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा यहां से, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। फटाफट से समझें, स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा एक बड़ा प्रोसेस है जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होती है, मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। पर स्पर्मेटोजेनेसिस का बेटा एक लास्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है, जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रही होती है तो स्पर्म बनते हैं राउंड, स्पर्म बनते हैं राउंड, नॉन मोटाइल, ठीक है, ये राउंड होते हैं नॉन मोटाइल। तो यहां से इनको मोटाइल करने का जो प्रोसेस होता है, इनको मोटाइल करने का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये गोलमटोल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन, जब स्पर्म नरिशमेंट लेने के लिए अपना हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड करते हैं, वहां से नरिशमेंट न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वहां से एग्जिट लेते हैं, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। चलिए बेटा नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे बेटा डायग्राम ऑफ स्पर्म, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये बनाने के लिए भी आ सकता है, बहुत बार आता था पहले तो, अब पिछले 1-2 साल से ड्रॉ करने के लिए कम हुआ है, एक बार आया था, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्रोजोम क्या होता है, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये जो एंजाइम्स हैं इनके नाम अच्छे से याद करके जाओगे, डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। 3 नंबर का फुल फ्लैश। कई बार तो ऐसा भी होता था सेक्शन सी में, जो पहला क्वेश्चन होता था वो ये होता था, 3 साल तो ऐसा चला है सीबीएसई के अंदर। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते थे, पहला क्वेश्चन आता था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। चलिए बेटा नेक्स्ट, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुएशन पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर 2-3 चीजें याद रखेंगे, ये जो एलएच का लेवल राइज होता है 14th डे पे, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और होना भी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, 14th डे पे जो हमारे पास एक बैलून होता है वो फटता है, जिसमें से एग निकलता है, ग्राफियन फॉलिकल सुना, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है, बीच में से एग रिलीज होता है, और बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, ठीक है। तो 14th डे पे वो जो बैलून है ग्राफियन फॉलिकल क्यों बर्स्ट हुआ, क्योंकि एलएच का लेवल राइज हुआ और एलएच ने उस बैलून को, उस ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट किया।
बट 14th डे के बाद क्या होगा, वो जो ग्राफियन फॉलिकल फटा, उसका जो बचा कुचा पार्ट था उसने बना लिया कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम लिख लो कॉपी में, क्या प्रोड्यूस करता है, भर भर के प्रोजेस्टेरोन, इन द होप कि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस वजह से आप देख पा रहे हो 14th डे के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से राइज करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि बताओ 14th डे के बाद इसका लेवल क्यों राइज हुआ, 14th डे पे उसका लेवल क्यों राइज किया। तो हॉर्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। तो हॉर्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनार्च क्या है, मेनोपॉज क्या है, ये पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन से फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर, बताऊंगे ना। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज होता है 5 दिन का या 6 दिन का, देन उसके बाद हमारे पास फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकल ग्रो करेंगे, एफएसएच का लेवल बढ़ता था। देन 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज होता है, देन उसके बाद सिक्रीटरी और लुटियल फेज होता है, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई इसलिए होता है क्योंकि बेटा बॉडी प्रिपेयर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ताकि वो कंसीव करने लायक हो सके। अगर कंसीव हो गया तो दूसरा प्रोसेस चलेगा 9 मंथ की जर्नी वाला, और अगर कंसीव नहीं हुआ तो अगले महीने की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मेंस्ट्रुएशन फ्लो के दौरान वो जो अनफर्टिलाइज एग बेचारा रह गया वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ मोरुला से रिलेटेड लाइन लिख रखी है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट पे क्वेश्चन मिलेगा। बेटा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, करके जाओगे, है ना। जो एक बेटा स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, बाहर उसके ट्रोपोब्लास्ट होता है जिसके ऊपर कोरियोनिक विलाई होती है। ट्रोपोब्लास्ट का काम होता है इम्प्लांटेशन। अंदर जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास, उसका काम क्या होता है, ये जर्म लेयर्स बनाता है। हमारी पूरी बॉडी बेटा 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। तो वो जर्म लेयर किसने बनाई, इनर सेल मास ने बनाई। मोर ओवर बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है ब्लास्टोसिल, जिसका काम होता है उसको बैलेंस देना उस स्ट्रक्चर को, और साथ में उसके अंदर ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है इन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। यहाँ पे बेटा कहीं पे स्टेम सेल के बारे में भी अगर लिखा हो इस पैराग्राफ में, मुझे याद है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूछ लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो विद द मदर वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो चैप्टर है बेटा, उसके अंदर एक टॉपिक में से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन के बेटा विड्रॉल मेथड, ज्यादातर जो क्वेश्चन आया हुआ वो लैक्टेशनल एमेनेरिया पे आया हुआ, ठीक है। देन उसके बाद बैरियर मेथड पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि बैरियर मेथड एकमात्र ऐसा मेथड है बेटा जिसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन होती है। एसटीडी कब प्रिवेंट होंगी, एसटीडी बेटा तब प्रिवेंट होती है जब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होने से रुकावट आए। बेटा बैरियर मेथड में क्या होता है, अ बैरियर विल बी क्रिएटेड बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हेंस व्हाट विल हैपन, नो फ्लूइड एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। और अगर बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होंगे तो तुम्हें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो ज्यादातर बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने से ही होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करता है। इसके ऊपर जो लिख रखा है बेटा लैक्टेशनल एमेनेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मदर अपने बच्चे को फीड करती है उस दौरान एक मदर कंसीव नहीं कर पाएगी, यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनेरिया। नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, मतलब कुछ उसको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करना पड़ा। जब तक फीमेल लैक्टेट करती है उसके अंदर हार्मोनल का कुछ ऐसा इंपैक्ट आता है, हार्मोनल इंबैलेंस रहता है कि उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहती है, और अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहेगी तो यंग वन प्रोड्यूस होने का कोई भी चांस नहीं होता। यहाँ पे लिख रखा है द साइकिल इंटेंस लैक्टेशन पार्चुरेशन, ये लाइनें आप अच्छे से पढ़ लेना। 6 मंथ, ये भी पूछ लेते हैं एजर्शन रीजनिंग में कि कितने मंथ तक ये इंपैक्ट चल सकता है। देन उसके बाद बेटा हमारे पास ये मैंने पिल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसके पैटर्न पे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये 21 डेज 7 डेज वाली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो 5 दिन का टाइम है मेंस्ट्रुएशन का, उस दौरान एक फीमेल इसको स्टार्ट करेगी, 21 दिन तक कंज्यूम करेगी, फिर गैप डालेगी 5 दिन का। इसके बारे में लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट की भी पिक्चर यहाँ पे गिवन है, अगर आप देख पा रहे हो। इम्प्लांट कुछ नहीं होता बेटा, छोटी छोटी निडल्स होती हैं जो स्किन के नीचे फीमेल लगाती हैं, जिसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, और अल्टीमेटली हार्मोनल इंबैलेंस कराया जाता है बॉडी का ताकि यंग वन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बेटा आर्ट पे तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, गारंटी दे रहा हूं बेटा, गारंटी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे कंफर्म आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है 25 तारीख को। जब आप पेपर में बैठोगे आर्ट का क्वेश्चन देखोगे तो एक स्माइल आएगी आपके चेहरे पे कि सर ने बोला था आर्ट का एक क्वेश्चन आएगा। और एक सर ने नहीं बोला, हिंदुस्तान के अंदर बेटा लाखों ऐसे सर हैं जो ये बोल रहे हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा। कुछ मैंने रॉकेट साइंस करके नहीं ये निकाला है,
पता है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड ऑफ द आर है। आने वाली टेक्नोलॉजीज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड कर रहे हैं और जरूरत भी पड़ रही है। पहले बहुत अलग कंडीशन होती थी, पहले गोद लेने का प्रोसेस था, बट अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आती हैं, इसकी वजह से जो चाइल्डलेस कपल्स हैं दे कैन हैव देयर चाइल्ड। चलिए बेटा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना। गिफ्ट है, आईसीएसआई है, एआई है। ये देखो, एक ना और कंफ्यूजन होती है, आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करवाना आर्टिफिशियली। एक होता है आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो दोनों में फर्क है। एक पीछे मैंने एक चीज लाइन पढ़ी थी बेटा, जो आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, उसके अंदर वो जरूर याद रखना कि एक एक लाइन लिखी हुई है, इट मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, है ना। तो हार्मोन रिलीजिंग वाली आईयूडी के अंदर लिख रखा, एक लिख रखा है, और भी लाइनें कुछ लिख रखी है, स्पेसिफिक होती हैं। तो उन स्पेसिफिक लाइनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस आईयूडी की पर्टिकुलर लाइन है। ठीक है जी, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर। तो ऐसी ऐसी लाइनें आपको पढ़ के कॉपी में लिख के जानी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर तो ज्यादा मार्क्स आपके कट सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन। अब हमारे पास बेटा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होती है, और यूनिट नंबर 2 में बेटा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से आपने क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है बेस प्लस शुगर। अब बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है जी। और देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस प्लस शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इसमें बॉन्ड कौन सा आएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहां अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये मिलने वाला है, इसको ढंग से पढ़ लेना। एन ग्लाइकोसाइडिक और फॉस्फोएस्टर, ये देखो फॉस्फोएस्टर लिंकेज यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिख रखा है। ये पूछा जाता है। एक और चीज याद रखना बेटा, मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो आमने सामने वाले जो बॉन्ड होते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप याद रखोगे। और ये जो पूरी चेन की बैकबोन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बॉन्ड्स कौन कौन से याद रखने हैं, देखो बेटा, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड। आमने सामने वाले बॉन्ड कौन से होंगे, आमने सामने वाले बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एक स्ट्रैंड के अंदर जो बॉन्ड होंगे दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। सिमिलरली न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो बॉन्ड होगा दैट इज फॉस्फोएस्टर, नॉट फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये यहाँ पे जो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, आप सबको पता है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए थे 4 स्टेप। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी बोला गया था। आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने कहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आर जो है, आर फॉर्म, आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाती है एस फॉर्म, एस स्ट्रेन में, और जिसकी वजह से माइस की क्या होगी, डेथ होगी। अब 3 लोगों को इस बात से तसल्ली हुई नहीं, है ना। एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जस्टिफाई करेंगे। सो बायोकेमिकल नेचर पे क्वेश्चन आता है। उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के 4th स्टेप को 3 एंजाइम्स की प्रेजेंस में जस्टिफाई किया, आरएनएस, प्रोटीएस और डीएनएस। जब आरएनएस की प्रेजेंस में किया तो जो कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस था वो होता रहा, जब प्रोटीएस की प्रेजेंस में किया तो कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस होता रहा। पर जब डीएनएस की प्रेजेंस में उन्होंने वो स्टेप किया तो आर फॉर्म से एस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हुई। जो माइस डाई हो रहा था वो डाई नहीं हुआ, वो अलाइव रहा। उन्होंने कहा कि भैया कन्वर्जन में डीएनए का कुछ ना कुछ तो रोल है, क्योंकि डीएनए डालते ही वो प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। जिससे ये पता चला कि जो ग्रिफिथ भाई साहब कह रहे थे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो बात बिल्कुल सही थी। सो बायोकेमिकल एविडेंस पे या हु जस्टिफाई ग्रिफिथ पे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इसके बारे में तो क्या ही कहें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज किए थे, कौन से यूज किए थे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फास्फोरस का और सल्फर का याद रख लेना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है P32। नॉर्मली फास्फोरस का मास 31 होता है, बट यहाँ P32 यूज किया। सल्फर का 32 होता है, इन्होंने 35 यूज किया। सो रेडियो लेवल इनको करने का क्या था, ताकि इनका जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान रहे, ये विजुअलाइज कर पाए कि सच में डीएनए ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या नहीं।
ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ब्लेंडिंग कब करी, सेंट्रीफ्यूगेशन कब करी, क्यों करी, तो वो आप ढंग से पढ़ लेना। बैक्टीरियोफेज वाला था कि उन्होंने 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो किया था। अगर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा बेटा 15-20 मिनट लग जाएंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। देन ये मोस्ट इग्नोर्ड लाइन है बेटा, पिछले 3-4 सालों में 1-2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल इजीली रेप्लिकेट कर पाए। क्या हम चाह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की एक ही कॉपी रहे? नहीं, हम चाह रहे हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल तो रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई करे। ये स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली इट मस्ट बी स्टेबल। बेटा डीएनए स्टेबल होता है ना आरएनए से, तभी तो हम कहते हैं कि डीएनए बेस्ट है, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। तो एक तो रेप्लिकेट कर सके जेनेटिक मटेरियल, एक स्टेबल होना चाहिए, और इसके अंदर म्यूटेशन भी हो। बेटा म्यूटेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल में बदलाव आएगा, तभी तो नई वैरायटी आएंगी, नहीं तो इंसान कभी बन ही ना पाता, बंदर ही रहता। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और मंकी से ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट हुआ, वो इस वजह से हुआ बिकॉज जेनेटिक मटेरियल में स्लो म्यूटेशन होता रहा, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में। क्या करोगे ऐसे जेनेटिक मटेरियल का, जब उससे प्रोटीन ही ना बने, एक्सप्रेशन ही ना हो, कैरेक्टर्स ही ना आए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मुझे लगा था, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। यहाँ पे बेटा जो अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मजल्सन एंड सताल एक्सपेरिमेंट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उन्होंने सबसे पहले ये प्रूव करना था कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिवली करता है। सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब क्या है कि एक मेरे पास स्ट्रैंड होगा वो पेरेंटल रहेगा, और जो नया स्ट्रैंड आता है वो नॉन पेरेंटल, दैट इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब पेरेंट वाले कैरेक्टर। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। 20 मिनट बेटा डबलिंग टाइम होता है, ये भी पूछ लेते हैं, व्हाई 20 मिनट्स वाज द रेंज, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, N15 मीडियम में ना डीएनए को ग्रो कराया, तो N15 हो गया सेवरल जनरेशन तक। फिर जैसे ही मीडियम चेंज किया, उन्होंने देखा हर जनरेशन में N14 N15 भी आ रहा है, देन अगली जनरेशन में N14 N15 और N14 N14 भी आ रहे हैं। मतलब 100 की एक बात यह है कि उन्होंने ये देखा कि पहले N15 था, ठीक है। जैसे ही 14 डाला मीडियम में तो क्या हुआ, N15 हुआ, N14 हुआ, और होना भी चाहिए था क्योंकि बेटा 14 आ गया। फिर उन्होंने जब 14 ही डाल के रखा बेटा मीडियम में, तो उन्होंने ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, N14-15 और N14-15 ये फिक्स हो गए, ये 2 ही आ रहे हैं हर जनरेशन में, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, N14, वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, N14। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? याद रखना बेटा, जनरेशन से पता चलेगा। अगर कोई आपको कह रहा है 5th जनरेशन के बाद क्या हुआ, तो आप क्या करो, 2⁵5 कर लो। 2⁵5 होता है 32। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए टोटल जो हमारे पास आउटकम्स आएंगी वो आएंगी 32। 32 में से 2 हमारे पास फिक्स होंगे 14-15 वाले, बचे कितने, 30 हमारे पास कौन से होंगे, 14-14 वाले, और 0 हमारे पास कौन से होंगे, 15-15 वाले। याद रखना है, आउट ऑफ टोटल 14-15 वाले बेटा 2 ही हैं, आउट ऑफ टोटल 14-15 वाले 2 ही रहेंगे, और बचे हुए 14-14 होंगे, और बाकी क्या होगा, तो 15-15 है वो 0। तो कई बार रेशो पूछ लेते हैं, तो यहां से रेशो निकाल लेना। रेशो क्या बनेगी, 1:15। तो ऐसे क्वेश्चन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के ऊपर, सॉरी मजल्सन एंड सताल एक्सपेरिमेंट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगेन हर एक टॉपिक बेटा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, बट मैंने वही टॉपिक कंसिडर किए हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। मैं फिर कहूंगा, रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बेटा समझो इस बात को, जो आरएनए बन के आया वो कैसा आया, आरएनए बेटा मैच्योर आरएनए नहीं आया, वो इमेच्योर आरएनए है, एचएन आरएनए है, हिट्रोजीनियस आरएनए है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोडिंग पार्ट भी था, कुछ नॉन कोडिंग भी था, है ना। मुझे तो नॉन कोडिंग पार्ट चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ कोडिंग पार्ट चाहिए। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, जो कोडिंग पार्ट है उसको रहने दूंगा, नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर दूंगा। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, हम इंट्रोन्स को रिमूव कर देते हैं, दैट इज नॉन कोडिंग पार्ट। फिर हम करते हैं कैपिंग एंड देन टेलिंग। कैपिंग में क्या करते हैं, 5 प्राइम पोजीशन जो होती है उस पे कैप लगा देते हैं मिथाइल ग्वेनोसिन की, और 3 प्राइम एंड पे हम क्या लगा देते हैं, पोली ए टेल लगा देते हैं। पोली ए टेल का मतलब क्या है, मल्टीपल ए की टेल आ जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन मिलेगा कंफर्म आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा कुछ साइंटिस्ट के नेम है, कुछ साइंटिस्ट के नेम है, हरगोविंद खुराना। ये साइंटिस्ट के नेम पढ़ के जाना, मैथ्स द फॉलोइंग में आ सकते हैं।
और गोविंद खुराना ने क्या बताया था जेनेटिक कोड से रिलेटेड? मार्शल नीरेनबर्ग पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये ना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ बट आया हुआ है पेपर में, मुझे याद है ये पेपर में आया हुआ और बच्चे कंफ्यूज हुए थे। सेल फ्री सिस्टम किसने दिया था? मार्शल नीरेनबर्ग ने दिया था। सिवरो ओचोआ ने एक एंजाइम दिया था, ठीक है, जिसके जिसके ऊपर उसने क्या किया था? सीक्वेंस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइम सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जितने भी साइंटिस्ट के नेम हैं उसको अलग से कॉपी में लिख लो ताकि उसको आप रिवाइज करके जाओ, मैच द फॉलोइंग हो या 1 नंबर का क्वेश्चन आए या 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें आप इसको कवर इजिली कर पाओ। नेक्स्ट वन, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट यूनिवर्सल इनिशिएटर। ये वो देखो, ये तो तुम पढ़ लोगे बट मेन बच्चे कंफ्यूज होते हैं डीजेनरेट के अंदर, डीजेनरेट के अंदर, और दूसरा हमारे पास होता है डीजेनरेसी और अनएम्बिगियस, है ना, 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, डीजेनरेट और अनएम्बिगियस। क्या मतलब है समझेंगे। 2 कोडोन कैन कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड। मान लो मेरे पास कोई कोडोन है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, सही नहीं है ये बात, बट 2 कोडोन है, यूयूयू है, यूयूसी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दोनों एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। 2 कोडोन कैन कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। What is unambiguous? 1 codon can code for only 1 amino acid। ऐसा नहीं होगा, देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए समझा रहा हूं। कोडोन का नंबर है मान लो 64, कोडोन का नंबर है मान लो 64, अमाइनो एसिड का नंबर है मान लो कम है, 20 है मान लो, ठीक है। तो ये तो हो सकता है कि कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3 मिलके सेम अमाइनो एसिड को बना ले। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीजेनरेसी, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीजेनरेसी। मल्टीपल कोडोन कैन कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड, बट एक कोडोन ऐसा नहीं होगा कि 3 अमाइनो एसिड को कोड कर ले। ये स्पेसिफिसिटी या अनएम्बिगियस नेचर को दर्शा रहा है। 2 codon can code for same amino acid, degeneracy. 1 codon can code for only 1 amino acid. 1 codon cannot code for more than 1 amino acid. That is called as unambiguous or specific nature of genetic code. नेक्स्ट बेटा, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि चेन सिंथेसिस कैसे हो रही है। जो इलोंगेशन प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, एक तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पिछली वीडियो में बताया था वो, और एक इलोंगेशन प्रोसेस जो ट्रांसलेशन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हमारे पास ई साइट होती है, अगर तुमने पढ़ा हो ढंग से, 3 साइट्स होते हैं यहाँ पे, ई साइट, पी साइट, ए साइट, एग्जिट साइट, पेप्टाइल बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड साइट, ये साइट्स याद रखनी है ना। नया अमाइनो एसिड कहाँ पे आ रहा है, टीआरएनए लेके आ रहा है ए साइट पे, पी साइट पे ऑलरेडी चेन सिंथेसाइज हो रही है, ये पास करते रहते हैं, नए वाली साइट खाली होती रहती है, इस तरीके से चेन इलोंगेट होती रहती है। बेटा डिटेल टॉपिक है, पढ़ के जाना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देन आता है हमारे पास लैक ओपेरोन। बेटा लैक ओपेरोन में क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, सबसे पहले लैक जेड, लैक वाई, लैक ए के एंजाइम याद कर लो, बीपीटी से याद करवा लो। मतलब लैक जेड, लैक वाई, लैक ए 3 एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पी से परमेज, टी से ट्रांस एसिटाइलेज, ऐसे याद कर लो बीपीटी, बी पी टी, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, मैच द फॉलोइंग में कभी कंफ्यूज होगे नहीं। बी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पी से परमिएज एंड टी से ट्रांस एसिटाइलेज। अब ऑन ऑफ वाला सिस्टम है बेटा ओपेरोन, अगर मैं फटाफट बताऊं तो ओपेरोन इज बेसिकली एन ऑन ऑफ सिस्टम। ऑन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, जो लैक ओपेरोन है बेटा ये नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है, तभी तो इसको इंड्यूसिबल ओपेरोन बोलते हैं। नॉर्मली ओपेरोन ऑफ रहता है, ऑफ रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो रुका हुआ है। बट जैसे ही हमने मीडियम में क्या डाला, इंड्यूसर डाला विच इज लैक्टोज, जिसके नाम पे टॉपिक का नाम पड़ा है, लैक्टोज जाके क्या करेगा, इस प्रोसेस को ऑन करा देगा। तो पहले प्रोसेस कैसा था, ऑफ था, बाद में प्रोसेस कैसा है, ऑन। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरोन। असल में हो क्या रहा होता है बेटा, ये जो रिप्रेसर है ना, ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोमोटर है इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाता। क्या हमें इतनी बात पता है कि प्रोमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करता तब तक ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं शुरू होता। तो ये बेचारा तो आरएनए पॉलीमरेज आना चाह रहा था यहाँ, पर प्रोमोटर के ऊपर रिप्रेसर लगने से, ऑपरेटर के ऊपर सॉरी रिप्रेसर लगने से ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा। और अगर ये यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी, प्रोसेस कैसा रहेगा, ऑफ। प्रोसेस कैसा रहेगा,
ऑफ रहेगा। तो ऑन करने के लिए क्या हुआ, इस पूरी कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जाके रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ये बेचारा अब जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ थी वो ऑन हो जाएगी। देखो यहाँ एंजाइम आपको सिंथेसाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी लर्न। इसके बाद बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा, ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस करना था। बहुत सारी रहस्यमयी बातें छिपी हुई थी बेटा ह्यूमन के जीनोम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ले। नॉन ह्यूमन मॉडल्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी, राइस की, अरेबिडोप्सिस की, सी एलिगेंस की, ये नेम तुमने पढ़े हैं ऑलरेडी। इनकी बेटा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी, बट अब बारी थी ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस करने की। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ व्हिच वाज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। बेटा मेगा प्रोजेक्ट का रीजन क्या था, बहुत सारे साइंटिस्ट यूज हुए थे, पता नहीं कितने बिलियन यूएस डॉलर पैसे इन्वेस्ट किए थे, पता नहीं कितना लंबा चला था, 12-13 साल चला था। तो ईयर्स भी आपको मेंशन करने हैं, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, और एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कुछ एक सीक्वेंसिंग रह गई थी, एक क्रोमोसोम की वजह से थोड़ा और टाइम डिले हो गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, कितने मिलियन बेस पेयर हैं, कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, कितना परसेंट प्रोटीन को कोड करता है, किस पे सबसे ज्यादा है, किस पे सबसे कम है। ये कहाँ दिक्कत देते हैं बेटा, एमसीक्यू में। ये रट्टे मारने वाली चीजें ना आपके एमसीक्यू में मार्क्स कटवा देंगी या एजर्शन रीजनिंग में मार्क्स कटवा देंगी। तो इसको 4-4 बार लिख के जाओगे बेटा, जब आप लिखते हो तो दिमाग में फिट होता है। चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी क्वेश्चन आएगा। वीएनटीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे बेस्ड होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। हम सबका डीएनए बेटा सेम होता है 99.9%, और जो 0.1% डिफर करता है वो होता है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, व्हिच इज बेसिकली द रिपीट सीक्वेंस। और रिपीट सीक्वेंस होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। उसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेम है या नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फ्लो चार्ट अच्छे से करके जाना, वीएनटीआर क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये करके जाना। एंड एप्लीकेशंस आर 200% इंपॉर्टेंट। बेटा पेरेंटल कोई डिस्प्यूट है ना, कोई अगर एक्सीडेंट के केस में बेटा अगर डेड बॉडी की पहचान नहीं हो रही, वहां पे अगर कहीं हॉस्पिटल के अंदर बेबी शफल हो गए या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई हॉस्पिटल में और बच्चे मिक्स हो गए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा किसको हैंड ओवर करना है। किनशिप भी बोलते हैं इसको। या कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो डेड बॉडी कैसे हैंड ओवर करेंगे, अगर फेस बिल्कुल स्पॉइल हो गया, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिकली एक मैचिंग टूल है और क्रिमिनल केसेस में तो बहुत ज्यादा यूज किया ही जाता है, तो आप ये ढंग से याद रखने वाले हो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद रखना बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस 4 o'clock प्लांट जो है, जिसने एक्सेप्शन बताई थी, एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म की, रेड और व्हाइट को क्रॉस करने पे मेंडल कह रहा था कि रेड बनता है क्योंकि रेड डोमिनेंट है, और इसने कहा था नहीं रेड नहीं बनता, क्या बनता है, पिंक बनता है। तो इसके अंदर वो सब याद करके जाओगे, 1:2:1 है ना। ये सारा का सारा कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे पिंक आए, F2 जनरेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपको याद रखना है, 1:2:1 और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है मेंडल की। डाई हाइब्रिड तुम्हें बनानी आती है, बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर 9:3:3:1 आया तो उसमें से आप टोटल आपको सीड्स दे देंगे। सपोज वो कहेंगे देयर आर टोटल 3200 सीड्स, तो इसमें से ये बताओ राउंड और येलो वाले कितने हैं। जैसे ये राउंड और येलो के लिए 9 होता है, रिंकल्ड और ग्रीन के लिए 1 होता है, तो वो रेशो वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे राउंड एंड येलो निकालने हैं, व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर 9 डिवाइड बाय इनका सम। इनका सम होगा 16 इंटू 3200, तो इसको कैंसिल कर लूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 1800। सिमिलरली कोई आपसे पूछे राउंड और ग्रीन कितने हैं, तो 3 डिवाइड बाय 16 इंटू 3200, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो रेशो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, टेस्ट क्रॉस वाला ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मेरे पास जो ये पर्पल कलर है, इस पर्पल के अंदर क्या, आप देखो दिखने में फिनोटाइप तो पर्पल है, बट इसके जीनोटाइप क्या है, इसके जीनोटाइप क्या है, ये WW है,
क्या ये W स्मॉल w है, क्या ये होमोजाइगस है, क्या ये हेटेरोजाइगस है, तो मैं क्या करूं, इसकी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा लूं। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस यहाँ पे क्या करवाई, कैपिटल W की रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दी, एक बार कैपिटल W स्मॉल w की रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दी। जब हम बेटा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसको टच क्रॉस बोलते हैं, और रेशो के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। देखो बेटा यहाँ हेटेरोजाइगस प्रूव हुआ और यहाँ पे होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे रेशो आ रही थी 4:0 और यहाँ पे रेशो आ रही थी 1:1। देन सुटर एंड बोवरी की बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के जाना। उन्होंने जीन और क्रोमोसोम के बीच में 1902 में एक रिलेशन बिल्ड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया था बेटा टीएच मॉर्गन ने। क्यों यूज किया था, इस पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ था टाइम पीरियड पे, 2 वीक्स करके ना यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे है ना, यहाँ पे लिख रखा है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया था, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, सिंगल मेटिंग को प्रोड्यूस लार्ज नंबर। बेटा बहुत सारे फायदे थे, इजीली अवेलेबिलिटी, इजी टू वर्क विद थी, 2 हफ्ते के अंदर प्रोजेनी डबल हो जाती थी, तो इस वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया। जैसे मेंडल ने यूज किया था मटर को, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। उसके बाद बेटा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये ना हर बच्चा कंफ्यूज होता है, इसमें बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास बेटा एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन प्रेजेंट है, ये मेरे पास एक दूसरा क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन प्रेजेंट है। ये दोनों में से बेटा डिस्टेंस किस केस में ज्यादा है, क्रोमोसोम नंबर 1 में या 2 में? 1 में डिस्टेंस कम है बेटा, अगर डिस्टेंस कम होता है दोनों के बीच में तो लिंकेज ज्यादा होती है, और लिंकेज ज्यादा होने से जो क्रॉसिंग ओवर है या फिर रिकॉम्बिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम। रिकॉम्बिनेशन का मतलब नए कॉम्बिनेशन बनने की परसेंटेज। तो अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये समझ लेना, रिकॉम्बिनेशन तब ज्यादा होगी जब नए कैरेक्टर्स बनेंगे, और नए कैरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों जीन्स क्या हो, बहुत दूर दूर हो, जिसकी वजह से उनमें क्या हो, लिंकेज हो ही ना पाए। लिंकेज जितनी कम होगी, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज भी क्या होगी, ज्यादा। बेटा जैसे एक दोस्त का घर दूसरे दोस्त के घर के बिल्कुल पास है, एक ही गली में रह रहे हैं, तो उनके बीच में लिंकेज बहुत स्ट्रांग होगी। लिंकेज स्ट्रांग होगी तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम होंगे, मतलब वो नए फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। बट अगर 2 फ्रेंड्स हैं, एक विलेज से है, एक दूसरे किसी और जगह से है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से लिंक होने के चांसेस कम होंगे और क्रॉसिंग ओवर नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। और याद रखना बेटा, मैप यूनिट में हम मेजर करते हैं। अगर हम बात करें, एक स्टर्टेवेंट करके साइंटिस्ट का नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये देखो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, कि उसने कहा था कि हम माप सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन पेयर। जो मैंने बात बताई ना, जितना डिस्टेंस से ज्यादा उतनी लिंकेज कम, उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, ये बात स्टर्टेवेंट ने बताई थी। और जीन्स के बीच का जो गैप होता है उसको मॉर्गन ने बताया था कि मैप यूनिट पे हम नापते हैं। देन सेक्स डिटर्मिनेशन पे बेटा क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ZZ सिस्टम बर्ड्स में होगा, XXXO सिस्टम इंसेक्ट के अंदर होगा, XXXY सिस्टम ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर होगा। बात याद रखने योग्य ये है कि जो भी हिट्रोगेमेटिक होगा, मतलब XY जैसे हिट्रोगेमेटिक है, ZW हिट्रोगेमेटिक है, XO हिट्रोगेमेटिक है, जिसमें 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, वही जेंडर डिटरमाइन करेगा नेक्स्ट जनरेशन का। तो ये बात याद रखना। साथ में आपको ये भी बात याद रखनी है कि हनी बी का स्पेशल केस है। हनी बी में बेटा पार्थिनोजेनेसिस होती है, पार्थिनोजेनेसिस की वजह से एग से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको ड्रोन बोलते हैं, जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि हनी बी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है। तो ग्रैंड पेरेंट वाला क्वेश्चन भी आता है, इट डू नॉट हैव अ फादर बट डेफिनेटली हैव अ ग्रैंडफादर, तो ये पढ़ लेना। पार्थिनोजेनेसिस क्रोमोसोम के नंबर पे भी कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन बेटा पेडिग्री के सिंबल याद कर लेना, ये 2 पेडिग्रीज तो रट के जाओ बेटा, पेपर में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो पेडिग्री जनरेशन स्किप नहीं कर दी, यहाँ जनरेशन स्किप हो रही है नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। अब कोई कहेगा सर जनरेशन स्किप तो हो रही है, ये देखो यहाँ है नहीं बेटा, ये एक ही जनरेशन है, ये भी तो थर्ड ही है, इन्होंने ऊपर नीचे बना रखा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर जनरेशन स्किप नहीं होती बेटा तो वो डोमिनेंट है, जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया और ऑटोसोमल डोमिनेंट का दे रखा है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। तो अच्छे से पढ़ के जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ बेटा, सिकल सेल एनीमिया में देखो आरबीसी की शेप सिकल शेप होगी। 6th पोजीशन पे पहले ग्लूटामिक एसिड था, बाद में वेलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज होगी। इवन ये भी याद रखना,
GAG होता है, बाद में GUG हो जाता है, ये कन्वर्जन होने की वजह से SNP हो गया ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास जो चेन बन के आती है वो इरेगुलर बनेगी, सिकल शेप हो जाएगी और वो स्टक हो जाएंगे कैपिलरीज में। ये आरबीसी स्टक होने की वजह से अनीमिया लाइक कंडीशन विल अराइज। देन हमारे पास बेटा ये 3 डिसऑर्डर हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर। पढ़ के जाओगे, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 47, टर्नर के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 45 और तीसरा जो है उसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 47। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम की वजह से होती है, तो इसका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है। स्टबी फिंगर, फ्लैट फेस, वो सब पढ़ोगे। टर्नर सिंड्रोम बेटा फीमेल के अंदर होगी और वो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स ले आएगी अपने अंदर, क्लियर। तो क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा, XX की जगह XO हो जाएगा। जबकि जो तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके अंदर बेटा मेल होगा, बट मेल के अंदर कैरेक्टर फेमिनिन आ सकते हैं, XY की जगह XXY केस बनेगा। सो फेमिनिन कैरेक्टर, गैनाकोमेसिया, वो सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देन ये डायग्राम बेटा एवोल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मुझे नहीं लग रहा कि हम टारगेट टाइम तक पूरी कर पाएंगे, तो थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था प्रूव करने के लिए कि जब अर्थ पे लाइफ अराइज हो रही थी तो कैसी कंडीशंस थी, उन कंडीशन को रिप्रेजेंट किया था मिलर और यूरे ने। बात बताई थी ओपेरन एंड हेल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन की, प्रैक्टिकल उसको किया था लैब में मिलर एंड यूरे ने। और गैसेस कौन सी यूज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, CH4 अमोनिया एंड वाटर वेपर, CH4 अमोनिया एंड वाटर वेपर। इनकी रेशो भी आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन भी था, है ना, ये 2 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, ये भी 2 पार्ट था। तो ये आपको याद रखना है कि इस कंडीशन के बाद ये जो सैंपल मिला था इसमें लाइफ ओरिजिनेट होने के सिंबल्स मिले थे, मतलब इसमें अमाइनो एसिड, फैट वगैरह मिला था, कार्बोहाइड्रेट, जिससे पता चला था कि लाइफ ऐसे ही अराइज हुई थी। इस पर बेटा क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अब पिछले 1-2 साल में थोड़े से कम हुए, बट इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट रहती है, तो पढ़ के जाओगे। होमोलोगस ऑर्गन जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एनालोगस ऑर्गन जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं। सो होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन का कोई भी एग्जांपल छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोथ वाला जो एग्जांपल है, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ट्री ट्रंक व्हाइट थी, क्योंकि लाइकन था व्हाइट कलर का, जिसकी वजह से व्हाइट मोथ को फायदा मिलता था, कॉम्यूफ्लेज की वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। बट जैसे इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सारे के सारे लाइकन ब्लैक कलर से कवर हो गए, तो अब ब्लैक कलर के मोथ पे प्रेडेटर्स की नजर नहीं पड़ती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक कलर के मोथ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पहले पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, व्हाइट कलर के मोथ की, बाद में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, ब्लैक कलर के मोथ की। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन में भी आप इसका एग्जांपल लिखोगे बेटा, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बेटा अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं दोनों, डार्विन फिंचेस भी और मार्सुपियल वाला भी। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट किया अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से और अलग अलग स्पीशीज जनरेट कर दी, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन, क्लियर। और जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक जगह पे होती है, देन इट बिकम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट होता है, बट अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन किसी जगह पे होते हैं, देन इट बिकम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और यू कैन से पैरेलल एवोल्यूशन। अगले पेज पे इसका डायग्राम दे रखा, वो मैंने लगाया नहीं है, क्लियर। अब एवोल्यूशन में बेटा ये सारे रट के जाओगे, मेन मेन पॉइंट आएगा, कंफर्म क्वेश्चन 25 तारीख को देख लेना, है ना। होमो इरेक्टस है, मीट ईटर थे, उनके 900 क्रेनियल कैपेसिटी है, देन उससे नेक्स्ट वाली स्टेज 900 के बाद 1400 है। कौन केव्स यूज कर रहे थे, कौन हाइड में छुपा रहे थे वो डेड बॉडीज, कौन बरी कर रहे थे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स पढ़ लेना। यूथोपिया वगैरह कुछ प्लेसेस के नेम है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। वेपन किन्होंने बनाना सीखा, कब इमोशनल इंटेलेक्ट स्टार्ट हुआ, ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी, तो सारा सीक्वेंस याद रखना है। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस और शैलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, उस सब के सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब अगले चैप्टर में बेटा एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आएगा, ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एन साइट है, सी साइट है, क्लियर। हैवी चेन कौन सी है, लाइट चेन कौन सी है, हिंज रीजन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज भी इंपॉर्टेंट है, जिसने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी बेटा, दोनों प्रीवियस ईयर की वो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये लाइफ साइकिल तो बेटा इंपॉर्टेंट ही है। मलेरिया के टाइप में से प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे ज्यादा डिजीज कोज करता है, डेथ भी कोज करता है। वैसे 4 टाइप एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, मलेरियाई, ओवेल
ये पढ़ लेना। यहाँ पे हीमोजोइन पे क्वेश्चन आता है, जब आरबीसी टूटेंगे तो बेटा एक केमिकल बनेगा हीमोजोइन विच विल कोज चिल्स एंड फीवर। ये साइकिल इसी तरीके से बना के आना। अगर हैंड की शेप नहीं बनानी आ रही तो नॉर्मल बॉक्स में हैंड लिख दोगे, मॉस्किटो बना दोगे तो चल जाएगा, बट कोशिश करेंगे नीट एंड क्लीन बड़ा बड़ा साइकिल आप बनाए। ड्रग्स पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा बेटा, स्मैक क्या होता है, हीरोइन मोर्फिन कन्वर्जन पे क्वेश्चन आएगा, इरिथ्रोजाइलम कोका है, कैनाबिस सटाइवा है, क्लियर, मारिजुआना है। एंड ये सारे केमिकल्स कौन सा स्टिमुलेंट है, कौन सा कार्डियोवैस्कुलर को अफेक्ट करता है, कौन सा जीआई ट्रैक पे किसके रिसेप्टर्स हैं, वो सब अगर मैं बताने बैठूंगा बेटा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। एचआईवी का लाइफ साइकिल पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, किन सेल्स को अफेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल को, मैक्रोफेजेस को, और ये बेसिकली एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला वायरस है, मतलब ये एक रिट्रो वायरस है, इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ती है। बेचारे के पास आरएनए है, इन्फेक्ट करना है ऐसे सेल्स को जिनके पास डीएनए है, तो आरएनए और डीएनए की तो दोस्ती हो नहीं सकती, तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम, और इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रोसीड करता है। कुछ ड्रग्स के बारे में भी एनसीईआरटी में लिख रखा है, एंटी मलेरियल और एंटी कैंसर के बारे में भी, वो भी पढ़ के जाना, उसमें से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देन उसके बाद बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में साइक्लोस्पोरिन कंफर्म क्वेश्चन आता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने हैं तो हम चाह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम ज्यादा दिक्कत क्रिएट ना करे, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम होता है। देन लॉन्ड्री में कौन सा यूज कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस क्लोटबस्टर की तरह यूज हो रहा है। बोतल जूस वाला क्वेश्चन आता है कि हम एस्परजिलस नाइगर से जो निकालते हैं क्या, फ्रूट जूस को शॉर्ट बनाने के लिए पैक्टिनेज, उसके कारण से हमारा जो जूस है वो क्लियर निकलता है। मैंने बेटा सीवेज पे क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी स्लज क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, क्या होती है बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कितनी ऑक्सीजन चाहिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1 लीटर ऑफ वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जितनी बीओडी ज्यादा उतना पॉल्यूशन का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल होती है बेटा, सेडिमेंटेशन होती है और फिल्ट्रेशन होती है। सेकेंडरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और टर्शरी में हम केमिकल यूज करते हैं। फटाफट से देखते हैं। देन ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है बेटा, बायोपेस्टिसाइड्स पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ सकते हैं, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर। इसमें से बस ये याद करके जाना कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा एसोसिएटेड है, एरोबिक कौन सा, एनएरोबिक कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लोमस वाला क्वेश्चन तुमने देखा बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलिटेरिया, इनके भी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो भी सॉइल में होती है उसको सिंप्लीफाई कर देती है ताकि प्लांट उसको इजिली अब्सॉर्ब कर पाए। आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि 1.5x के स्पीड में आप वीडियो देख रहे हो, बेटा मेरे को बहुत फास्ट फास्ट बोलना पड़ रहा है। अब आप ये सोचो कि मैंने कितनी मेहनत करके पूरी एनसीईआरटी को क्रॉप किया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैंने मेहनत करी है और आपको इससे कुछ भी फायदा हो रहा है बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बेटा एक हार्ट छोड़ जाना, या आपको जो भी फील हुआ वीडियो देखने के बाद, अच्छा लगा वीडियो जैसी भी लगी, जस्ट कमेंट इट डाउन। चलिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे जो बटरफ्लाई वाला है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में पूछा जाता है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, है ना। हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रेडेटर से हमने कोई एनिमल है उससे गेट रीड करना है तो उसका नेचुरल प्रेडेटर छोड़ दो। किसान भी करते हैं कि खेत के अंदर ये इंसेक्ट बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहा है, इसका प्रेडेटर छोड़ दिया, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। बीटी कॉटन तो तुमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है। और बैकुलो वायरस पे आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बैकुलो वायरस को यूज किया गया। उसका कारण ये था कि बैकुलो वायरस बेटा नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को दिक्कत नहीं देते, ये सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग भी अगर बैकुलो वायरस को खा लेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बैकुलो वायरस को यूज किया गया। इसका जीनस इंपोर्टेंट है न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस। ठीक है जी। अब बायोटेक्नोलॉजी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल इंपोर्टेंट है। हिंद 2 सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। क्लियर बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आरी पर्टिकुलर जगह पे कट लगाते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होती है, ये सारा आप पढ़ के जाओगे। ये डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इको R1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, दैट इज GAATTC, कट लगता है। कल की वीडियो में भी हमने देखा था, तो कट लगाएगा यहाँ पे और स्टिकी एंड्स बनते हैं। व्हाट आर स्टिकी एंड? ओवरहैंगिंग रीजन जो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इजीली लाइगेट हो जाए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फ्रेगमेंट भारी है, कौन सी हल्की है। बेटा जो ज्यादा मूव करे वो हल्की है, जो कम मूव करे वो भारी है। ये बात याद रखना। एनोड की तरफ जो आपको मिलेगी वो हल्की होगी और जो कैथोड की तरफ होगी वो भारी होगी। इथिडियम ब्रोमाइड इसमें हम डाई यूज करते हैं क्योंकि डीएनए को विजुअलाइज भी करना है और इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर देता है।
पर याद रखना लैब में बेटा ध्यान से यूज होती है, ये कैंसर कोजिंग होती है, कार्सिनोजेनिक। सो इथिडियम ब्रोमाइड का पॉइंट याद करना है, कौन सा आगे चला गया फ्रेगमेंट, कौन सा पीछे रह गया, वो सब आपको इसमें ढंग से याद करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देन पीबीआर 322 तो अभी बना लो बेटा, वीडियो को रोक के एक बार बना के देख लो, इसमें हर एक पार्ट के फंक्शन, मैंने ना एक वीडियो भी चैनल पे है, शायद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। इसके अंदर हमने सारे के सारे डायग्राम्स लिए हैं पूरी बुक के, तो उसमें भी मैं कहता हूँ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जो एम्फिसिलिन टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये भी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइडियल वेक्टर को ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, और उसके अंदर मल्टीपल साइट्स नहीं होनी चाहिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, वो सब आप अच्छे से पढ़ोगे। देन बेटा सिलेक्शन की बात आए तो एक सिलेक्शन का मेथड होता है ब्लू व्हाइट कॉलोनीज वाला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। व्हाइट कॉलोनीज हमें चाहिए होती हैं, ब्लू कॉलोनीज हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी आप पढ़ के जाओगे। क्योंकि नॉर्मल सिलेक्शन जो एंटीबायोटिक के बेसिस पे थी वो तो एक क्यूबरसम प्रोसेस था, बोरिंग प्रोसेस था, तो इस वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आया, जिसमें हमें एज अ प्रोडक्ट दो टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनीज मिलती हैं, ब्लू और व्हाइट। व्हाइट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जबकि ब्लू के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। ये सारे मेथड है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के। जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा होस्ट के अंदर डालना है, जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर डालना है, हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, हमें कोई इंटरमीडिएटर चाहिए होता है, जैसे जीन गन, गन की प्रेजेंस में कोई एक गन होगी, या फिर एक निडल की प्रेजेंस, माइक्रो इंजेक्शन मेथड होगा, या कैल्शियम क्लोराइड यूज कर लो जिससे उसकी वॉल्स पे पोरस हो जाए, या हीट शॉक मेथड। तो ये मेथड होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक इंटरमीडिएटर, देखो कंफ्यूजन अगर हो गया तो सुन लो। अगर मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा किसी वेक्टर के थ्रू डालना है तो दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। उसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम मेथड होता है, रिट्रोवायरल मेथड होता है, बट डायरेक्ट मेथड में क्या करता हूं मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके डायरेक्ट अपने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये सारे मेथड्स आप पढ़ लेना, हर एक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, किसके अंदर हम लोग माइक्रो इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, गोल्ड और टंक्शन यूज कर रहे हैं, बुलेट्स बना रहे हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव होती है, वो सब तुम्हें पता है। पीसीआर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मल्टीपल कॉपीज अगर मुझे बनानी है तो एक हीट स्टेबल मुझे पॉलीमरेज चाहिए था, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, वो पढ़ के जाओगे। क्यों टैक पॉलीमरेज यूज किया, क्योंकि ये टेम्परेचर स्टेबल होता है, 94 तक जाएगा बेटा, टेम्परेचर 94 तक जाएगा। इतने हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल एंजाइम तो टूट फूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इस वजह से हमें हाई टेम्परेचर के लिए टैक पॉलीमरेज चाहिए था। इसके तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे। देन अगेन हमारे पास बेटा ये लाइनें इंपॉर्टेंट है ना, बीटी कॉटन के अंदर कॉर्न बोरर के लिए कौन सा है, कॉटन बोलवॉर्म के लिए कौन सा है, क्राई 1A भी कॉर्न बोरर के लिए है। और बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही है कि ऐसी कॉटन जिसके अंदर बैसिलस सूरिनजेनेसिस का जीन डाल रखा है, ताकि जब ये पेस्ट इसको खाने आए तो इनकी डेथ हो जाए, क्योंकि इनके इंटेस्टाइन में होल्स हो जाएंगे, इसकी वजह से हमारी फसल बच जाती है। देन इंसुलिन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, प्रो इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन तुम्हें पता है, ये इमेच्योर इंसुलिन है, इसको मैच्योर करना है तो मतलब फंक्शनल बनाना है तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे। इस पे क्वेश्चन आएगा। इली लिली कंपनी ने बेटा बनाई, क्योंकि जो नॉर्मल इंसुलिन थी उससे बहुत दिक्कत आ रही थी, है ना। दिक्कत क्या आ रही थी, बहुत लोगों को एलर्जी हो रही थी, बहुत कॉस्टली थी, स्लोटर्ड एनिमल से आ रही थी। तो बायोटेक्नोलॉजी ने कहा हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना के दिखाते हैं। और कौन सी कंपनी थी, इली लिली कंपनी, जिन्होंने ह्यूमुलिन बनाया। क्या बनाया, ह्यूमन बीइंग के लिए इंसुलिन, ह्यूमुलिन। देन उसके बाद बेटा एडीए डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी पे लगा लेना, क्वेश्चन आएगा। जीन थेरेपी बेटा करी गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, जिसके अंदर एडिनोसिन डी अमाइनेज की कमी थी, जिससे इम्यूनिटी बड़ी डाउन हो जाती है। स्किड बोलते हैं बीमारी को, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो जीन थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लिम्फोसाइट निकाल ले, इंजीनियर किया और पर्सन की बॉडी में डाल दिए। पर दिक्कत ये होती है बेटा, लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ है, कुछ टाइम के बाद तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस टेम्परेरी होता है, परमानेंट बनाने के लिए हमें इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन बायोपायरेसी, बायो पेटेंट बेटा, बायो पेटेंट तुम्हें पता ही है। बायो पेटेंट क्या होते हैं बेटा, सरकार बायोलॉजिकल इन्वेंशंस के लिए कुछ पेटेंट्स देती है ताकि वो कोई चोरी ना करे, कोई उसका मिस यूज ना करे, दैट इज कॉल्ड बायो पेटेंट। जब उसकी चोरी हो जाती है, बायोपायरेसी। नीम का एग्जाम्पल पढ़ के जाना, देन हल्दी का एग्जाम्पल पढ़ के जाना, बासमती राइस का एग्जाम्पल पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। देन हमारे पास बेटा इकोलॉजी में 3 टाइप के पॉपुलेशन के पिरामिड्स हैं, है ना। अगर हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब यंग जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव जो बच्चे पैदा कर सकते हैं वो कम है, और जो बुजुर्ग लोग हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वो कम है, तो ऐसा पिरामिड बनता है एक्सपेंडिंग। स्टेबल कब बनता है, जब इन दोनों का नंबर सेम सेम हो, और डिक्लाइनिंग कब बनता है, जब नीचे वाले का नंबर और ऊपर वाले का नंबर कम हो। बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज की, और वो नीड ऑफ द आर है कि उसको कंट्रोल किया जा सके, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी टॉपिक सिलेबस में है।
और इसके ना दूसरे दूसरे नेम है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अर्न शेप, बेल शेप, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाओगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको बढ़ाने वाले कौन से फैक्टर है? बच्चा पैदा होगा, नेटेलिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और साथ में अगर कोई पर्सन यहाँ पे आ जाएगा बाहर के देश से, इमिग्रेशन हो जाएगी, तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, जबकि किसी की डेथ होगी तो पॉपुलेशन कम होगी, और अगर कोई बाहर चला जाएगा, छोड़ के एमिग्रेट कर जाएगा, तब भी पॉपुलेशन कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ की ना दो कर्व्स होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, जे शेप और एस शेप। एस शेप होती है ज्यादा रियलिस्टिक, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसे कि एक्चुअल होने चाहिए। शुरू में बेटा ग्रोथ हुई, सबसे पहले लैग फेज आता है, एडजस्टमेंट पीरियड, फिर एकदम से ग्रोथ आती है, सॉरी ये ब्लू वाला एडजस्टमेंट पीरियड, ये लैग है, फिर लोग है, देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेशनरी फेज हो जाता है, तो ये एस शेप बनती है, सिग्मोइड भी बोलते हैं इसको। इस वाले में क्या होता है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, एडजस्टमेंट होने के बाद बस ग्रोथ होती गई, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। रेनडियर पॉपुलेशन में इसका एग्जांपल आ सकता है, बट ये ज्यादा रियलिस्टिक होती है। ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन भी इसको शो करती है, क्योंकि एक्चुअल में बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं जहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। इक्वेशंस याद कर लेना, dn by dt इज इक्वल टू rn, k माइनस एन बाई के कर लो, या k कॉमन rn करके 1 माइनस एन बाई के कॉमन वगैरह लेके भी आप कर सकते हो, है ना। k अपॉन के, 1 माइनस एन बाई के भी लिख देते हैं बच्चे, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे dn by dt इज इक्वल टू r n। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे ना एक एग्जांपल है जो बहुत बार आ रखा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंड दैट्स व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। बेटा कोई कैटल ना इस प्लांट पे क्यों नहीं चढ़ता है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं। बेसिकली ना उस पैराग्राफ में है कि प्लांट कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं अटैक से, तो यहाँ पे लिख रखा है। और साथ में बेटा क्यूनिन, ये जो केमिकल दे रखे हैं, ये कमर्शियल स्केल पे बेटा ये केमिकल हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजर से वो बचा सकता है। बेटा कोई भी प्लांट कोई भी ड्रग बना रहा है, कोई केमिकल बना रहा है ना, तो ज्यादातर नॉर्मल एनिमल उसको खाने नहीं जाते, तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है अटैक ऑफ प्रेडेटर से। इसको तो क्या ही कहने बेटा, आएगा ही आएगा। इसके एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे तो ला नहीं पाया, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ओफायरस, ऑर्चिड ऑफायरस है, सेक्सुअल डिसीट वाला। तो मैं पहले भी बताया था कि ये तो किससे कॉपुलेट करता है, एक फ्लावर की पेटल से कॉपुलेट करता है। इसको लगता है कि फीमेल भी बैठी है, तो ये मेल भी आके उस फ्लावर की पेटल के साथ कॉपुलेशन करता है अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, और बदले में पोलिनेशन कर देता है। तो ये एक तरीके की क्या है, म्यूचुअलिज्म है, दोनों को क्या हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। और कोएवोल्यूशन भी पूछ रखा है इसमें। कोएवोल्यूशन का मतलब होता है अगर गलती से उस फ्लावर का पेटल की शेप चेंज होगी ना, तो ये जो म्यूचुअलिज्म है ये नहीं चलेगी, कोएवोल्यूशन होना जरूरी है। जब कोई भी दो लोग म्यूचुअलिज्म में होते हैं ना, एक अगर बदलता है तो दूसरे को भी बदलना पड़ेगा। दो बच्चे सेम एक्टिवा पे ट्यूशन आ रहे हैं, तो अगर एक बच्चे ने कहा कि अब से मैं 15 मिनट जल्दी निकलूंगा घर से, तो दूसरे बच्चे को भी जो साथ आता है 15 मिनट जल्दी तैयार होना पड़ेगा। अगर वो देर करेगा तो वो ट्यूशन उसको लेके नहीं आएगा एक्टिवा पे। सो जब भी कोई म्यूचुअलिज्म में है तो को एवोल्यूशन बहुत जरूरी है, एक में बदलाव आया तो दूसरे में बदलाव आना चाहिए। फिर ब्रूड पैरासिटिज्म एक स्पेशल केस है बेटा, कोयल और कौवे वाला केस, कि उन दोनों के अंदर जो फैसिनेटिव पैरासिटिज्म, इनमें द पैरासिटिक बर्ड लेज इट एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेटेड। पता ही नहीं चल पाता उनको, बेवकूफ होते हैं, सेम टाइप के अंडे होते हैं, तो जो होस्ट है उसके घोंसले में पैरासाइट के जो एग्स होते हैं वो भी रखे जाते हैं, बट क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं इस वजह से ये पैरासिटिज्म चल जाती है। इसमें भी वही है, अगर एग का कलर या शेप चेंज होगी ना, तो पहचान कर लेगा जो होस्ट है, वो पहचान करके उसको उठा उठा के फेंक देगा। तो बहुत जरूरी है इसके अंदर भी कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो, तभी जाके ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म है वो चल सकती है। देन हमारे पास बेटा अगला इकोसिस्टम में से पिरामिड पे क्वेश्चन आएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा इरेक्ट होती है, क्योंकि एनर्जी आगे जाते जाते कम ही होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो सी वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पढ़ लेना। देन ये डीकॉम्पोजिशन साइकिल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीचिंग की डेफिनेशन, कैटाबोलिज्म की डेफिनेशन, मिनरलाइजेशन की डेफिनेशन, ह्यूमिफिकेशन की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल अच्छे से पढ़ोगे, बहुत बार पूछा गया है। देन उसके बाद बेटा स्ट्रेटिफिकेशन, ये डेफिनेशन कर लेना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, मान लो आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे, फिर उसके नीचे छोटे ट्रीज हैं, फिर सबसे छोटे ट्रीज हैं। दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। फिर प्रोडक्टिविटी, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ किसी एरिया में, दैट इज प्रोडक्टिविटी, है ना। और अगर ये प्रोड्यूसर लेवल पे है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर लेवल पे है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब
प्रोडक्टिविटी में से मैं रेस्पिरेटरी लॉसेस माइनस कर दूं, दैट इज एनपीपी। सो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। आपके फादर की सैलरी है 50,000 बट अकाउंट में आती है 47,000, तो 3,000 उन्होंने कुछ लॉसेस के लिए रख रखे हैं, इंश्योरेंस वगैरह के लिए रख रखे हैं। तो नेट सैलरी कोई पूछे तो 47,000 है, 47,000 है, बट ग्रोस सैलरी अगर पूछे तो वो 50,000 है। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। देन उसके बाद बेटा यहाँ स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप होता है बायोमास, स्टैंडिंग स्टेट होते हैं कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन फॉस्फोरस कितना है तो वो स्टैंडिंग स्टेट है, बट अगर मैं कहूं कि बायोमास कितना है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का ग्राफ है, पेपर में क्वेश्चन कई बार आ रखा है। S इज इक्वल टू CAZ। थोड़ा और फास्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने टारगेट को मीट करना चाह रहे हैं। तो S इज इक्वल टू CAZ, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अलेक्जेंडर वैन होमडोल्ट ने कहा था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ लेवल, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। Z की वैल्यू पढ़ के जाना। Z की वैल्यू अगर 0.6 टू 1.2 होती है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया या कॉन्टिनेंट होता है तब होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। देन ये पिरामिड तो बेटा जो पाई चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार पढ़ रखा है। इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन पे क्वेश्चन बेटा बहुत बार आ रखे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की दिक्कत ये है कि ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता। अगर कोई एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर रहा है उसको भी नहीं एकोमोडेट कर सकता, तो बहुत डिकम्पोजर्स को भी नहीं एकोमोडेट करता, सेप्रोफाइट्स को। तो ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन आता बेटा। नैरो यूटिलिटी, ब्रॉड यूटिलिटी, एथिकल वैल्यू। नैरो यूटिलिटी का मतलब क्या है, जब हम नैरो नैरो सोच रहे हैं मतलब ग्रीड वाली चीजें जैसे ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, लकड़ी है, जिससे हम कमर्शियल पैसा बना सकते हैं, वो नैरो यूटिलिटी में आएगा। ब्रॉड यूटिलिटी में वो आते हैं बेटा जो नेचुरल चीजें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ जैसे बर्ड्स हैं, पार्क के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन है, पॉलिनेशन है, वो ब्रॉड में। और एथिकल रीजन ये है कि इट्स अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बायोडाइवर्सिटी को आने वाली जनरेशन के लिए भी कंजर्व करें। ये क्वेश्चन आ रखा बेटा। इंडिया हैव ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, इट्स शेयर इज ग्लोबल इज एन इंप्रेसिव 8.1%। बेटा इस वजह से इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी हब है, क्योंकि 8.1% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में प्रेजेंट है, जबकि 2.4% ही लैंड है। अगर पूरे वर्ल्ड का लैंड बेटा 100 है तो 2.4 ही इंडिया के पास है, पर बायोडाइवर्सिटी 8% से ज्यादा है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास बेटा स्पीशीज का नंबर है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। शेलर सी काऊ, रशिया, मॉरिशस, ये पहले भी बताया, क्वेश्चन आ सकता है ना। टाइगर की कौन सी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कैस्पियन, जावा, बाली, ये सब आप ढंग से पढ़ के जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल शेलर सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ये सब अच्छे से करके जाओगे। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए बेटा 4 फैक्टर याद कर लेना। इविल क्वार्टर के, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, को एक्सटेंशन है, फॉरेन स्पीशीज इन्वेजन है। तो ये 3 से 4 फैक्टर्स आप ढंग से पढ़ के जाना, और उसके स्पेसिफिक एग्जांपल भी। लंग्स वाला लिख रखा बेटा है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड इसमें लिख रखा, तो वो भी ढंग से पढ़ के जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इन सिटू एक्स सिटू पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जब हम आर्टिफिशियल कंडीशन में किसी को रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक, चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। और जब हम नेचुरल कंडीशन में रख रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड इन situ conservation. For example, national park, wildlife sanctuaries will come under ex situ conservation. ठीक है, तो in situ ex situ पे क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारी बेटा ऐसे टॉपिक्स थे और भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैंने ट्राई किया बनाने को। बेटा मैं 5 घंटे की वीडियो या लाइव क्लास ले सकता था, टाइम कम है, बहुत कम टाइम पे मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। पूरी बुक मैंने बेटा पता नहीं कितना टाइम लगा के स्क्रीनशॉट लेके स्लाइड्स बनाई है, देन वीडियो बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, 1% भी हार्डवर्क तुम्हें लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा। बहुत आसान पेपर आएगा, बहुत अच्छा होगा पेपर। अच्छा नहीं भी हुआ, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।